हेलो क्लास। इंट्रोडक्शन टू म्यूज़ियम एंड म्यूज़ोलॉजी के इस लेक्चर में हम न्यू म्यूज़ियम मॉडल्स पे जो चर्चा कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे और नेबरहुड म्यूज़ियम और कम्युनिटी म्यूज़ियम्स के बारे में बात करेंगे। नेबरहुड म्यूज़ियम्स जो हैं वो असल में जैसा कि नाम से ही लग रहा है, हिंदी में अगर नेबरहुड को हम ट्रांसलेट करें तो वो कहेंगे कि पड़ोसी संग्रहालय। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो संग्रहालय होते हैं, नेबरहुड म्यूज़ियम्स जो हैं, वो असल में किसी बड़ी जो संस्था है, जो कोई बड़ा संग्रहालय है, उसकी एक ब्रांच म्यूज़ियम के रूप में काम करते हैं उन जगहों पर जाकर के, उन एरियाज़ में जहाँ पर मेन म्यूज़ियम सर्व नहीं कर रहा होता है, या जहाँ तक उन एरियाज़ के जो जैसे स्लम वगैरह है, जहाँ के लोग म्यूज़ियम आने में हिचकिचाते हैं या म्यूज़ियम नहीं आते हैं, म्यूज़ियम तक नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो म्यूज़ियम के माध्यम से सॉल्व की जा सकती हैं। म्यूज़ियम उनको हेल्प कर सकता है लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए। तो ऐसी जगहों पर जाकर के नेबरहुड म्यूज़ियम को बनाया जाता है। नेबरहुड म्यूज़ियम का कॉन्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है, जहाँ पे 1967 में पहला नेबरहुड म्यूज़ियम बनाया गया था और ये काम कर रहा था स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के ब्रांच म्यूज़ियम के रूप में। जो नेबरहुड म्यूज़ियम होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है उनके एरिया के जो जनता है, जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उनको सर्व करना। उनकी जो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी के साथ, और उनकी जो अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी और कल्चरल डिफरेंस के बारे में उनकी यदि समझ है तो ठीक है, नहीं है तो उसको इम्प्रूव करना या उसको कल्टिवेट करना, ये नेबरहुड म्यूज़ियम्स का काम है। इसके अलावा नेबरहुड म्यूज़ियम्स का काम उस कम्युनिटी विशेष को उसके अपने इतिहास, परंपरा, संस्कृति से परिचित कराना, उनकी समस्याओं से उनको खुद को लड़ने जूझने के लिए तैयार करना और उनकी समस्याओं को दूर करना। साथ ही साथ एक म्यूज़ियम एस्टैब्लिश करना, एक ब्रांच म्यूज़ियम के रूप में एक म्यूज़ियम एस्टैब्लिश करना, वहीं के लोकल लोगों के माध्यम से उस म्यूज़ियम की एक्टिविटीज़ को संचालित करना, ताकि एक कम्युनिटी पूरे तरीके से एक संग्रहालय को संचालित कर सके और इसके माध्यम से मिलना-जुलना, अपनी सभ्यता संस्कृति को समझना और अपने आजीविका के साधनों को बढ़ाना, ये काम वहाँ की कम्युनिटी कर सके। नेबरहुड म्यूज़ियम जो है एक अदर न्यू म्यूज़ियम मॉडल से इस तरीके से अलग हो जाते हैं कि जहाँ हम बात करेंगे इको म्यूज़ियम की और कम्युनिटी म्यूज़ियम की, तो ये बताएंगे कि ये दोनों म्यूज़ियम टाइप्स जो होते हैं, वहाँ की लोकल कम्युनिटी और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर वो लोग इसको तैयार करते हैं, शुरू करते हैं, और इसमें किसी भी तरीके के कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया को अपनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर किसी भी तरीके का वैतनिक स्टाफ नहीं होता है, क्योंकि कम्युनिटी के लोग ही मिलजुल कर काम करते हैं, खर्च मैनेज करते हैं, और खर्च वगैरह करने का, किस तरीके से अर्निंग करनी है, किस तरीके से खर्च करना, ये सारी जिम्मेदारी लोकल कम्युनिटी के लोगों की होती है। लेकिन जब नेबरहुड म्यूज़ियम बनाए जाते हैं तो नेबरहुड म्यूज़ियम जो है वो एक मेन बड़े म्यूज़ियम के ब्रांच के रूप में काम कर रहे होते हैं, और ब्रांच म्यूज़ियम के रूप में इनका जो स्टाफ होता है वो सैलरीड होता है, और ये लोग एक्सपर्टीज़ भी मेन म्यूज़ियम से हेल्प लेते हैं और लोकल कम्युनिटी को ट्रेन करते हैं, टीच करते हैं, और उनको अपने साथ जोड़ करके म्यूज़ियम को संचालित करते हैं। और मुख्य उद्देश्य होता है उस कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना, उनके कल्चर और हेरिटेज से उनको परिचित कराना और उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने की कोशिश करना। नेबरहुड म्यूज़ियम की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सबसे बड़ी बात यही है कि वहाँ के लोकल लोगों को हेल्प करना, उनकी लाइफ पे फोकस करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करना। और ये जो नेबरहुड म्यूज़ियम्स जो होते हैं वो मेन म्यूज़ियम के ब्रांच होते हैं और उस एरिया में इस्टेब्लिश होते हैं जिस एरिया में ये सर्व कर रहे होते हैं। और ये जिस भी कम्युनिटी को ये सर्व कर रहे होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य उस कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उस कम्युनिटी को सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्रेरित करना और उनके सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ना है। पहला जो नेबरहुड म्यूज़ियम था उसको हम अनाकोस्टिया नेबरहुड म्यूज़ियम के नाम से जानते हैं, जो वाशिंगटन डीसी में खोला गया था। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की थी। एनाकोस्टिया रिवर के बगल में ये एक सवर्ग था, जहाँ पर स्लेवरी का सिस्टम जब ख़त्म हुआ अमेरिका में, तो जो भी निग्रोज थे, जो भी स्लेव्स थे, उनको स्वतंत्र कर दिया गया घरों से। लेकिन सामान्य तौर पर इनके लिए रहने की कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी, और ये जो लोग भी स्वतंत्र हुए थे, इनके पास अपना रहने वहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ये लोग स्लेव्स थे और ये अपने मास्टर्स के घर में रहा करते थे। तो ऐसी स्थिति में जब स्लेव्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, तो आपाधापी में इनके रहने के लिए अनाकोस्टिया रिवर के किनारे का जो सबर्ब था वो जगह इनको दे दी गई, जहाँ पर इन लोगों ने हैफेजर्डली किसी भी तरीके से घर बना लिए, किसी भी तरीके से अपना जो सीवेज सिस्टम है उसको किसी भी तरीके से सेटल कर लिया, और इस चक्कर में वो वेल डेवलप्ड सबर्ब ना होकर के एक अजीब तरीके से बना हुआ सबर्ब था, जहाँ पर
गंदगी की बहुत समस्या थी, जहाँ पर लोग बेरोज़गार थे, जहाँ पर लोग अशिक्षित थे, जहाँ पर लोगों को थे तो सभी अफ्रीकी उपमहाद्वीप से, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में या तो कुछ पता नहीं था या सिर्फ़ नाम जानते थे, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, विरासतें, जीवन शैली, खान-पान, किसी भी चीज़ का उन्हें कोई ख़ास ज्ञान नहीं था और आपस में भी इन लोगों की बहुत अच्छी पहचान नहीं थी। तो अनाकोस्टिया सबर्ब को चुना गया एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, वहाँ पर ब्रांच म्यूज़ियम बनाया गया और वहाँ पर काम शुरू हुआ। जॉन आर किनार्ड वो व्यक्ति थे, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को लीड किया, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट की तरफ से और अनाकोस्टिया को चुना गया। वहाँ पर जॉन आर किनार्ड की टीम ने जाकर के काम करना शुरू किया। सबसे पहले कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स थी, उनको लिस्ट किया गया। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर वो थी बेरोज़गारी, अशिक्षा और उससे भी बड़ी जो प्रॉब्लम तुरंत विकराल जो समस्या हो गई थी वो ये थी कि इन लोगों ने अपना रहने का जो तरीका था इन लोगों का कि किसी भी तरीके से घर बना लिए तो प्रॉपर क्लीनिंग का, ड्रेनेज वगैरह का सिस्टम नहीं होने की वजह से वहाँ पे गंदगी बहुत थी और उस गंदगी की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में चूहे, चूँकि अगल-बगल के लोग खेती कर रहे थे और इनका अपना जो रहने की जगह थी वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, प्रॉपर क्लीनिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर, बहुत बड़ी संख्या में चूहे वहाँ पर एकत्र हो गए थे और चूहे जो थे इतनी खतरनाक स्थिति हो गई थी। खेती वाले जो चूहे होते हैं वो डोमेस्टिक जो रैट्स होते हैं उनसे बहुत खतरनाक होते हैं, वो बड़े होते हैं और वो नुकसान पहुँचा सकते हैं लोगों को। तो वो स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि रात-रात को ये लोग पहरे देते थे, छोटे बच्चे जिनके घरों में होते थे वो लोग पहरा देते थे कि चूहे कहीं बच्चों को लेके ना चले जाएँ या बच्चों को कुछ नुकसान ना पहुँचा दें, तो बहुत बुरी स्थिति थी। सबसे पहले जब काम शुरू किया गया तो वहाँ पे एक अबैंडन्ड मूवी थिएटर था जो कि काम जिसमें कि कोई यूज़ नहीं हो रहा था, उसको ही सेंटर के तौर पर चुना गया क्योंकि जब भी कोई न्यू म्यूज़ियम बनाएँगे तो उसके लिए बैठेंगे, बातें करेंगे, लोगों की ट्रेनिंग करवाएँगे, लोगों को काम देंगे या समझाएँगे या काम करना दिखाएँगे, तो उसके लिए कहीं न कहीं एक प्रॉपर प्लेस की ज़रूरत होती है। तो एक मूवी थिएटर था जिसको एनाकोस्टिया का, उसको इन लोगों ने ले लिया और वहाँ पर ही अपना कामकाज शुरू किया। कम्युनिटी से ही लोगों को सेलेक्ट किया गया, अलग-अलग टीमें बनाई गई। कुछ लोग थे जो प्रॉब्लम को डॉक्यूमेंट करने के लिए बनाए गए, कुछ लोग थे जो म्यूज़ियम की वर्किंग स्टाइल को सीखने, समझने, समझाने के लिए रखे गए, कुछ लोगों को एग्ज़िबिशन के लिए रखा गया, कुछ लोगों को पब्लिक रिलेशन के लिए रखा गया, कुछ लोगों को इंटरप्रिटेशन के लिए रखा गया और इस तरीके से करके एक पूरी टीम तैयार की गई उसी कम्युनिटी से लोगों को लेकर के और काम शुरू किया गया। सबसे पहले इन लोगों को म्यूज़ियम के काम के बारे में समझाया गया और म्यूज़ियम्स के काम इनको अच्छे तरीके से ट्रेंड किया गया। इन लोगों को ये बताया गया कि किस तरीके से इन लोगों को एग्ज़िबिशन्स लगानी हैं, किस तरीके से इनको काम करना चाहिए, किस तरीके से इनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहले इन लोगों ने सबसे पहला जो काम शुरू हुआ वो था वहाँ पे गंदगी की वजह से चूहे बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो पहला जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जेस्चर रहा एनाकोस्टिया नेवरहुड म्यूज़ियम का, इसमें सबसे पहले एक बहुत बड़ी एग्ज़िबिशन अरेंज की गई लोकलाइट्स की हेल्प से, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर के एक एग्ज़िबिशन लगाई गई जिसका नाम था द रैट, ठीक है? और रैट की जो एग्ज़िबिशन थी उसके माध्यम से वहाँ के लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई कि उनके मतलब चूहों का जो लाइफ़ साइकिल है वो कैसी होती है, चूहों को कौन-कौन सी फ़ेवरेबल कंडीशंस मिलने से उनकी जनसंख्या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकती है, चूहों को कंट्रोल करने के लिए किन-किन हेल्थ हाइजीन रूल्स का पालन करना चाहिए। इन सब पर प्रॉपर रिसर्च करने के बाद से, थॉरो रिसर्च करने के बाद से अपनी इस एग्ज़िबिशन को क्यूरेट किया गया, जिसमें ये बताया गया कि रहने, खाने-पीने के तौर तरीकों में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, सफाई के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कैसे जो चूहे हैं उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है और क्यों उनकी संख्या को नियंत्रित किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि चूहों के माध्यम से बहुत तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, बहुत तरीके की परेशानियाँ आती हैं और एनाकोस्टिया में तो उस समय लोग बहुत परेशान थे। वो लोग रात-रात भर पहरा दे रहे थे क्योंकि बच्चों के साथ बहुत समस्या थी। ये जो रैट पे एग्ज़िबिशन इन लोगों ने अरेंज की थी, वो एग्ज़िबिशन इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई, पहले तो एनाकोस्टिया के लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और उससे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। बाद में वो इतनी पॉपुलर हुई और इतनी वो यूज़फुल साबित हुई कि इस एग्ज़िबिशन को बाद में ट्रैवलिंग एग्ज़िबिशन के रूप में पूरे यूएसए में घुमाया गया और उसके भी बाद इसको एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर पिक्चराइज़ करके इसको ऑन एयर भी किया गया, क्योंकि इसके माध्यम से लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जाना और लोगों की लाइफ़ में बहुत बदलाव आए इस एग्ज़िबिशन को लेकर के। तो ये एक उनका बहुत अच्छा प्रयास था। दूसरा जो अच्छा प्रयास एनाकोस्टिया की एग्ज़िबिशन्स के माध्यम से किया गया,
वो ये था कि उस पूरे एरिया में अफ्रीका के विभिन्न देशों के रहने वाले लोग रहते थे, विभिन्न देशों से संबंध रखने वाले लोग रहते थे, जिनको अपने मूल देश का या तो केवल नाम पता था या थोड़ा बहुत जानते थे उसके बारे में, लेकिन मूल सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, लिविंग स्टाइल, फूड कल्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी उनको नहीं थी। यूएसए में स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम में अलग-अलग महाद्वीपों से, अलग-अलग देशों से बच्चे आते और जाते रहते हैं। तो एनाकोस्टिया के म्यूज़ियम ने अफ्रीका से आने वाले स्टूडेंट्स को इसलिए इस तरीके से अपने प्रोग्राम के साथ जोड़ा कि वो लोग आकर के एक एग्जीबिशन उन्होंने तैयार की, दिस इज़ अफ्रीका। और अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर को, फूड कल्चर को, लाइफ स्टाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने अलग-अलग जो कंट्रीज़ के कल्चर को रिप्रेजेंट करना था, उनको अलग-अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए कि ड्रेस, ऑर्नामेंट्स, फूड कल्चर, बिलीफ्स, रिचुअल्स, इनके बारे में बात करने के लिए और इनको एग्जीबिशन में रिप्रेजेंट करने की शुरुआत की। इस एग्जीबिशन को परफेक्ट बनाने के लिए, सही मायनों में सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए अफ्रीका से जो भी बच्चे आ रहे थे एक्सचेंज प्रोग्राम में, उनकी मदद ली गई ताकि वो जो मेन लैंड है वहाँ के कल्चर को, ट्रेडिशंस को एज इट इज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कराया जा सके। इसके अलावा उन बच्चों को उस एग्जीबिशन में रोका गया और जो एनाकोस्टिया में जो लोग थे, जो अपने देश का या तो नाम नहीं जानते थे या तो सिर्फ नाम जानते थे, सभ्यता, संस्कृति, विचारों से उनको कोई मतलब नहीं था या नहीं पता था, उनको बहुत अच्छे तरीके से अफ्रीका दिखाया गया। और एक्सचेंज प्रोग्राम में आए हुए बच्चे जो थे वो उन लोगों के साथ टू वे कम्युनिकेशन में भी वहाँ पे रहते थे, वो उनसे बातचीत करते थे, उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे। और इससे क्या हुआ कि एक तरफ तो जहाँ उन लोगों को अपने मूल देश के बारे में, सभ्यता, संस्कृति, विचार, विरासत के बारे में जानकारी मिली, उससे और ज़्यादा वो नज़दीक हुए। इसके अलावा वो अपने देश को जानने समझने के लिए ज़्यादा उत्सुक हुए और बाद में बहुत लोगों का आना-जाना भी हुआ। इसके अलावा एनाकोस्टिया म्यूज़ियम ने कोशिश की वहाँ के लोगों को रोज़ी-रोज़गार के साथ जोड़ने की, उनके नशे की आदतों को दूर करने की, उनके साथ काम करने की, और धीरे-धीरे करके ये म्यूज़ियम बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगा, बहुत पॉपुलर हुआ। यहाँ पे यूएसए में चूँकि एनाकोस्टिया का मॉडल बहुत पॉपुलर हुआ, तो बाद में बहुत सारे नेबरहुड म्यूज़ियम भी स्थापित किए गए। लेकिन कुछ समय के बाद से जब एनाकोस्टिया में ही जब सारी चीज़ें धीरे-धीरे ठीक होने लगीं, सब कुछ सेटल होने लगा, तो बाद के समय में एनाकोस्टिया का जो म्यूज़ियम था उसको किसी दूसरे सबर्ब में शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से बाद में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं रह गया म्यूज़ियम का लोकल लोगों के साथ, और इसको लेकर के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगीं और कुछ समय तक वो संग्रहालय बंद भी रहा। बाद में 2006 में उसको रीओपन किया गया एनाकोस्टिया कम्युनिटी म्यूज़ियम के नाम से। कम्युनिटी म्यूज़ियम अब जैसा कि हमने बताया कि जब न्यू म्यूज़ोलॉजी का ये दौर शुरू हुआ, जब नव संग्रहालयों की स्थापना शुरू हुई, तो इको म्यूज़ियम मॉडल पहला था और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था, सबसे ज़्यादा नाम उसका हुआ और सबसे ज़्यादा नए संग्रहालय के तौर पर इको म्यूज़ियम्स स्थापित किए गए। लेकिन आज जब लगभग 40 साल, 50 साल, 40 साल, 45 साल के बाद हम ये बात करते हैं कि न्यू म्यूज़ियम मॉडल्स, अब हम ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि कौन से मॉडल्स थे जो ज़्यादा लोकप्रिय हुए, कौन से मॉडल थे जो ज़्यादा प्रभावी साबित हुए और कौन से मॉडल थे जो समय के साथ धीरे-धीरे खुद ही विलुप्त हो गए। तो आज हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी म्यूज़ियम का मॉडल था, कम्युनिटी म्यूज़ियम का एनाकोस्टिया का जो नेबरहुड म्यूज़ियम था, नेबरहुड म्यूज़ियम भी बाद में कम्युनिटी म्यूज़ियम के रूप में आ गया, और जो कम्युनिटी म्यूज़ियम्स थे वही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय म्यूज़ियम मॉडल के तौर पर जाने गए। कम्युनिटी म्यूज़ियम्स को बाद में ह्यूक्सली बेरी ने इको म्यूज़ियम की जगह कम्युनिटी ओरिएंटेड और कम्युनिटी म्यूज़ियम वर्ड यूज़ करने की बात भी की कि जो हमारे नए संग्रहालय जो भी हैं, चाहे इको म्यूज़ियम है, चाहे नेबरहुड म्यूज़ियम है, चाहे कम्युनिटी म्यूज़ियम है, तो चूँकि ये कम्युनिटी ओरिएंटेड हैं, चूँकि ये कम्युनिटीज़ के साथ डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं, इसलिए इनको हम कम्युनिटी म्यूज़ियम कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इस तरीके से आज के समय में अगर हम 40-45 साल के बाद इसका मूल्यांकन करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि जो सबसे सफल मॉडल रहा न्यू म्यूज़ियम्स का, तो वो कम्युनिटी म्यूज़ियम का मॉडल था। कम्युनिटी म्यूज़ियम के बारे में अगर हम बात करें तो कम्युनिटी म्यूज़ियम की जो शुरुआत हमको दिखलाई पड़ती है, वो दिखलाई पड़ती है अफ्रीका महाद्वीप में, और वहाँ पर तंजानिया से मुख्य रूप से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तंजानिया जब औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ, तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति थे जूलियस कैम्बर्स न्येरेरे, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि जो तंजानिया की मूल सभ्यता, संस्कृति और विरासतें जो हैं बहुत हद तक विदेशी औपनिवेशिक शासन से प्रभावित हुई हैं, और उनका जो मूल स्वरूप है वो अलग सा हो गया है, बिगड़ गया है, या कई जो परंपराएं हैं वो विलुप्त हो गई हैं।
तो सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को उनके मौलिक स्वरूप की तरफ वापस ले जाने का एक प्रयास किया गया उस देश में, और वहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसको हम उज्मा विलेज डेवलपमेंट मॉडल के नाम से जानते हैं। उज्मा जो स्वाहिली भाषा का शब्द है, अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये हो जाएगा परिवारवाद, फैमिलीहुड की बात वो करते थे। उन्होंने फैमिलीहुड का एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया और वहाँ से उन्होंने शुरू किया। ये जो फैमिलीहुड मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था, ये सिर्फ म्यूजियम के लिए नहीं हुआ था, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी की पूरी कंट्री के लिए हुआ था कि जो हमारी मौलिक सभ्यता, संस्कृति, विरासतें हैं, वो जो भी औपनिवेशिक शासन से जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, उसको हम रिमूव करके वापस इनको इनके मौलिक स्वरूप में स्थापित कर सकें। हमारे जो लोग हैं वो अपनी सभ्यता, संस्कृति के शुद्ध स्वरूप से परिचित हों और अपनी संस्कृति को समझें और उसको जीवंत बनाए रखें। अगली पीढ़ियों तक ये विरासतें अच्छे रूप में पहुंचे, इसके लिए काम शुरू हुआ। और इसके लिए शुरू किया गया जो काम, उसमें अलग अलग सेक्टर्स के काम हो रहे थे। म्यूजियम के लिए जो काम किया गया वो अलग था। उसमें सरकार की तरफ से ऐसे ऑफिशियल्स की नियुक्ति की जा रही थी जो कम्युनिटी के लोगों में से ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर सकें जो रिसर्चर की क्वालिटी रखते हों, जो अपनी सभ्यता, संस्कृति और विरासतों पर स्वयं शोध कर सकें। और इसके लिए ऐसे लोगों को चुनने के बाद से उनको बहुत अच्छे से टीचिंग और ट्रेनिंग भी दी जा रही थी कि वो खुद से फर्स्ट हैंड रिसर्च करें और जो हिस्ट्री के गैप्स हैं उनको फिलअप करें और अच्छे और ऑथेंटिक नॉलेज को लेकर के आए, हमारे इतिहास के जो गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए। और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की गई, उन्होंने लोगों को चुना, उनको टीच किया, ट्रेन किया, उन लोगों के माध्यम से काम करवाया गया और उन लोगों ने जाकर अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में रिसर्चेस किए और रिसर्चेस करके वो जो डेटा लेकर के आए, उन डेटा के माध्यम से वापस से हिस्ट्री को लिखने का भी काम हुआ। और इन्हीं लोगों के माध्यम से प्रत्येक गांव और समुदाय का अपना संग्रहालय स्थापित करवाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था उस समुदाय विशेष की मौलिक जो सभ्यता, संस्कृति और विरासतें थी उनको संरक्षित करवाना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को वापस से जीवंत करना और अगली जो पीढ़ी थी उसको उस विरासतों के साथ जोड़ना, उसमें उनको ट्रेंड करना। और इसके लिए पहले स्तर पर डॉक्यूमेंटेशन किया गया, हिस्ट्री राइटिंग की गई, डेटा कलेक्शन के जो हमारे चैनल्स थे उनको ड्रॉ किया गया। फिर दूसरे स्तर पर वहाँ के स्थानीय लोगों को ट्रेंड किया गया कि वो रिसर्च कर सकें, वो फर्स्ट हैंड रिसर्च करें, वो खुद से जाकर के फील्ड में ओरिजिनल ऑथेंटिक नॉलेज लेकर के आ सकें। इसके बिहाफ पे फिर म्यूजियम्स बनाए गए जो कि अलग अलग गाँव के, अलग अलग समुदायों के अपने अपने संग्रहालय थे और इन संग्रहालयों में उनकी मूल सभ्यता, संस्कृति, विरासतों को संरक्षित करना, उनके पारंपरिक उद्योग धंधे, पारंपरिक खेती वगैरह की जो टेक्निक्स थी, इन सबको वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता था। अगली जो पीढ़ी थी उसको जोड़ने के लिए अगली पीढ़ी के लोगों को बुलाया जाता था, टीचिंग और ट्रेनिंग की जाती थी और उनको जोड़ने की कोशिश की जाती थी। इस तरीके से हम देखते हैं कि लगभग 1959 के आसपास से लेकर के जो 1959 से ये चीज़ें शुरू हुई और लंबे समय तक 1985 तक उज्मा विलेज डेवलपमेंट मॉडल प्रैक्टिस में रहा। वहाँ के लोगों ने फैमिलीहुड के इस मॉडल को एक्सेप्ट किया और इस पर चल करके बहुत सारे कम्युनिटी म्यूजियम्स वहाँ पर स्थापित हुए। जो अफ्रीका के जो कम्युनिटी म्यूजियम्स हैं, आज भी बहुत सारे कम्युनिटी म्यूजियम्स हैं जो कि एक कम्युनिटी की केवल सभ्यता, संस्कृति और विरासतों को केवल संरक्षित और संवर्धित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक बड़े कम्युनिटी सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं, जहाँ पर विभिन्न गाँव के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग आते हैं। अपना जैसे आबासुआ कम्युनिटी म्यूजियम है वहाँ पर एक, और वो कम्युनिटी म्यूजियम में हफ्ते का बाजार लगता है, जिसमें आसपास के सभी गाँव के लोग अपनी अपनी खेती या अपने जो फल उन्होंने उगाए हैं या जो भी उन्होंने चीज़ें बनाई हैं उसको लेकर के आते हैं। उनको एक अच्छा मार्केट मिलता है। वहाँ पर केवल लोकल लोग ही नहीं आते, बल्कि जो टूरिस्ट हैं वो भी उस मार्केट में आते हैं और विजिट करते हैं। इस तरीके से जहाँ लोकल लोगों को जो लोकल वेंडर्स हैं उनको इंटरनेशनल टूरिस्ट भी मिल जाते हैं, लोकल लोग भी मिल जाते हैं, तो लोग अपनी ज़रूरत का भी सामान ले जाते हैं। टूरिस्ट वगैरह भी सामानों को खरीदते हैं और टूरिस्ट जो है फिर इन चीज़ों को देखना, इन जहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे तैयार हो रहा है, वहाँ जाके देखने का काम जो होता है वो होता है। उसके लिए म्यूजियम वॉलंटियर्स उनको हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये जो कम्युनिटी ओरिएंटेड सर्विसेज हैं इनकी, कि कम्युनिटी की मूल सभ्यता, संस्कृति को बचा के रखना है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करना है, अगली पीढ़ियों को उन्हीं के माध्यम से विभिन्न जो कार्यक्रम होते हैं, कभी वर्कशॉप कराया, कभी सेमिनार कराया, कभी एग्जीबिशंस करा रहे हैं, तो उनके थीम चुनना, उनके लिए ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करना, उनके लिए तैयारियां कराना, ये सब कुछ नई जो अगली पीढ़ी, जो नए बच्चे होते हैं उनसे करवाया जाता है और उसके माध्यम से उनको उनकी सभ्यता, संस्कृति और विरासतों के साथ जोड़ा जाता है। और इसके साथ साथ ये जो
कम्युनिटी म्यूजियम्स हैं, ये कम्युनिटी सेंटर्स के तौर पर भी सर्व कर रहे हैं, जहाँ पर कम्युनिटी के लोग मिलजुल सकते हैं, आदान-प्रदान कर सकते हैं वस्तुओं का, विचारों का। और इस तरीके से करके जो कम्युनिटी म्यूजियम्स हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से उनके जो मूल्य हैं, जो परंपराएँ हैं, जो विरासतें हैं, उनको तो सहेज ही रहे हैं। उनका आपसी जो सामंजस्य है, उनकी आपसी जो रिश्ते हैं, उनका आपसी जो रिलेशन बैलेंस है, उसको भी कहीं न कहीं बैलेंस करने में बहुत मदद कर रहे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि कम्युनिटी म्यूज़ियम जो है एक बहुत अलग मॉडल था, जो सीधे सामुदायिक स्तर पर काम कर रहा था, और आज हम जब न्यू म्यूज़ोलॉजी के इतने सालों के बाद उनके कम से कम 40-45 साल की उसकी प्रगति का अगर हम मूल्यांकन करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि सबसे जो लोकप्रिय मॉडल रहा, वो कम्युनिटी म्यूज़ियम का मॉडल रहा। कम्युनिटी म्यूज़ियम में हमने जैसे बात की कि उज़्मा विलेज डेवलपमेंट मॉडल से बहुत सारे कम्युनिटी म्यूज़ियम्स बन के आए। आवास हुआ कम्युनिटी म्यूज़ियम बहुत परमानेंटली और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा भी कुछ और म्यूज़ियम हैं, जैसे आरुषा डिक्लेरेशन के बाद जो म्यूज़ियम बना था, जो मिजी-माजी म्यूज़ियम है और सुकुमा म्यूज़ियम है। इसके अलावा जो पूरी दुनिया में अब जो है विभिन्न तरह के कम्युनिटी म्यूज़ियम्स बनाए जा रहे हैं, विभिन्न तरह के कम्युनिटी म्यूज़ियम्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं, और जो पुराने म्यूज़ियम्स थे उनको भी रीनेम करके कई बार कम्युनिटी म्यूज़ियम, जो पुराने न्यू म्यूज़ियम्स थे उनको भी रीनेम करके कई बार कम्युनिटी म्यूज़ियम का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि जितने भी नए म्यूज़ियम मॉडल्स हैं वो कम्युनिटी ओरिएंटेड हैं, कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, तो इनको कम्युनिटी म्यूज़ियम के तौर पर पहचाना जाना चाहिए। थैंक यू।